खेती किया करते थे। हम भी उस समय खेती किया करते थे, मगर खेती के साथ साथ मैं और छोटा मेरा भाई, हम उस समय जमींदार साहब के बगीचे में पहरेदारी का भी काम किया करते थे। दिन को हम पिताजी और दादाजी के साथ खेतों में काम करते हैं और रात को जमींदार साहब के बगीचे में पहरेदारी करते हैं। रात को हमारी ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की होती थी। हमारे घर से जमींदार साहब का बगीचा लगभग 20 मिनट की दूरी पर था, तो हम साइकिल लेकर वहां आना जाना करते थे। खैर, एक शाम खेत से काम खत्म करके जब हम घर लौटे तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। घर लौटते ही मैं खाना पीना खाकर पहरेदारी वाले काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और ठीक 8:45 बजे निकलने लगा। मैंने जैसे ही निकलने के लिए साइकिल उठाया, तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया तुम जाओ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं 1 आध घंटे बाद आता हूँ। मेरे छोटे भाई के ये बोलते ही मैंने कहा, ठीक है अजय, तू आराम करके आना। इसके बाद मैं साइकिल लेकर जमींदार साहब के बगीचे की तरफ चलता बना। उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं साइकिल चलाते वक्त कांप रहा था। बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक मुझे रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। और ऐसा हो भी क्यों ना, कौन इतनी ठंड में इतनी रात गए बाहर निकलेगा। मानो ठंड के कारण सभी अपने अपने घरों में सोए हुए हों। हम दोनों भाई अपने साथ एक एक टॉर्च लेकर आते थे, तो मैं टॉर्च जलाकर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। चांद की भी रोशनी ज़मीन पर धुंधली धुंधली आ रही थी, क्योंकि कोहरा बहुत फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उस कोहरे के आगे धुंधली दिखाई पड़ रही थी। खैर, मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन के उतरने से ज़्यादा मैं इस बात की चिंता कर रहा था कि आखिरकार मेरी चैन इसी बरगद के पेड़ के नीचे क्यों उतरी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि इस बरगद के पेड़ पर आत्माओं का बसेरा है। मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, तो मैं जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा और अपनी साइकिल की चैन चढ़ाने लगा। चैन भी इस तरह फंस चुकी थी कि चढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, मगर किसी तरह कुछ देर कोशिश करने के बाद मेरी साइकिल की चैन चढ़ गई और चैन के चढ़ते ही मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। दरअसल गांव वालों का मानना है कि उस बरगद पर काफ़ी सारी आत्माएं रहती हैं। कुछ साल पहले बारिश के समय एक आदमी बारिश से बचने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, मगर उसकी काफ़ी किस्मत खराब थी, क्योंकि जब वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था तभी उसके ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। मगर ये किस्सा तब ख़त्म नहीं हुआ। उसके मरने के 4 से 5 दिन के बाद वापस से एक आदमी की लाश इसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली। उसकी डेड बॉडी को देखने से यह पता नहीं लग रहा था कि आखिरकार उसकी मौत हुई तो हुई किस कारण से। उसके घर वालों से पूछने पर पता चला कि वो रात को किसी काम से बाहर निकला था और घर नहीं लौटा, तो सुबह उसकी लाश यहाँ मिली। ऐसे ही 2-3 लोगों की लाशें इसी तरह से बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। तब से गांव वाले इस बरगद के पेड़ को आत्माओं का बसेरा समझते हैं। इसके बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को बोलकर इस बरगद के पेड़ के नीचे 2-3 दिनों तक पूजा पाठ करवाया। तब जाकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। तांत्रिक ने कहा कि उसने इस पेड़ को अपने मंत्रों से बांध दिया है। खैर, लगभग 20 मिनट साइकिल चलाने के बाद मैं जमींदार साहब के बगीचे पर पहुंचा और बगीचे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ, तो बगीचे के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ सन्नाटा भी बगीचे के अंदर
इतना फैला हुआ था कि झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ मुझे काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर, बगीचे के अंदर दाखिल होते ही मैं एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही मेरा छोटा भाई वहाँ आ गया। अपने भाई को इतनी जल्दी आता देख मैंने अपने भाई से कहा, क्या बात है अजय, तूने तो कहा था कि तुझे कुछ देर लगेगी आराम करने के लिए और तू इतनी जल्दी आ गया। इस पर अजय ने जवाब दिया, भैया मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो मैं आ गया। उस रात सच में ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण मैंने अपने भाई से कहा, अजय तू एक काम कर, तू यहाँ आग जलाकर बैठ, काफ़ी ठंड है। इस पर अजय ने कहा, नहीं भैया मुझे ठीक लग रहा है, आप ही आग जला लीजिए। इसके बाद मैं फटाफट से आग जलाया और आग के पास आकर बैठकर अपने हाथ पैर सेकने लगा। मगर अजय आग से काफ़ी दूरी पर बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों। वैसे तो वो रोज़ मेरे बहुत साथ आकर बैठता है आग के पास, मगर पता नहीं उसे आज क्या हुआ है। ये बात मैं अजय से पूछा, यार अजय तुझे क्या हुआ है, तू तो आग के पास बैठता था मेरे पास, तो फिर आज इतना दूर क्यों बैठा हुआ है। इस पर अजय कुछ नहीं बोला और मेरी बात को टाल दिया। मगर मैंने एक बात पर गौर किया कि आज अजय का चेहरा काफ़ी अजीब सा लग रहा है, मानो उसके चेहरे में अलग ही चमक हो। कुछ देर तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर बैठे बैठे जब मेरी नज़र अजय की ओर गई तो मैंने देखा, वो देखकर मैं इतने ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि अजय की एक तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, मगर चांद की धुंधली रोशनी पर अजय की रोशनी ज़मीन पर नहीं बन रही थी, जबकि वहीं साथ ही साथ मेरी परछाई बन रही थी, मगर अजय की परछाई नहीं बन रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान की परछाई कैसे नहीं बन सकती। मैं काफ़ी चिंता में पड़ गया। तभी मेरी नज़र अजय के पैरों की ओर गई तो अजय के पैरों को देखकर मेरे शरीर के अंदर खून की जगह करंट दौड़ने लगी, क्योंकि अजय के पैर एकदम उल्टे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो अजय नहीं बल्कि एक भूत है जो मुझे मारने आया है। मैं इतना डर गया था कि मैं ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मुझे ये भी पता चल गया था कि वो भूत होने के कारण वो आज आग के नज़दीक नहीं आएगा। डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल रहे थे कि तभी एकदम से वो भूत अपने असली रूप में आ गया और एक भारी सी आवाज़ में बोला, मैं उस बरगद के पेड़ से ही तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ और अब तुझे मार कर ही वापस जाऊंगा। इतना बोलकर वो भूत एकदम से मेरी ओर बढ़ने लगा और आकर मेरा गला दबाने लगा। वो भूत इतनी ज़ोर से मेरा गला दबा रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैं समझ गया था कि आज मैं मारा जाऊंगा और ये भूत मुझे मार कर ही दम लेगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहाँ मेरा भाई यानी असली अजय आ गया। अजय आते ही एक जलते हुए लकड़ी को उठाकर उस भूत की तरफ बढ़ाने लगा। अजय को अपने नज़दीक आता देख वो भूत एकदम से गायब हो गया और मेरी जान बच गई। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी।